तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक लंबे अरसे के बाद, करीब एक हफ्ता, मुझे याद है लास्ट सैटरडे कहानी सुनाई थी। और हालांकि मैंने कोशिश की थी कि उस दिन मैं बता दूं कि उसके बाद मैं शायद एक हफ्ता नहीं रहूँगा, लेकिन उस कहानी में कहना भूल गया। लेकिन फिर भी दीपक को कहकर कम्युनिटी पर डलवाई थी कि एक हफ्ता, करीब 2 साल के बाद पहली बार छुट्टी ली थी। इतनी लंबी छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में सबसे मुश्किल यही होता है कि क्रिमिनल तो आपसे पूछ के क्राइम करता नहीं है, तो कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और इस छुट्टी में भी बड़ा डर था कि कोई ऐसा बड़ा मामला ना हो जाए, बड़ी इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से फिर भाग कर आना पड़े। खैर शुक्र है ऐसा हुआ नहीं। तो एक हफ्ते की छुट्टी पे था और इस दौरान पता चला कि आप लोग वाकई बहुत प्यार करते हैं। इतने सारे मेल, हालांकि मैं मेल और मैसेज इन तमाम चीज़ों से दूर था, लेकिन दीपक बताता रहता था। फिर उसके बाद लौट कर आया तो मैंने जितने मेल पढ़ सकते थे पढ़े। तो आपका शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को ये था कि पता नहीं क्या हो गया, बीमार तो नहीं हो गए, कुछ और तो नहीं हो गया। कुछ का तो ये भी था कि छोड़ तो नहीं दिया, कहीं और तो नहीं भाग गया। तो छुट्टी पे था, जैसा कि आप जानते हैं। बेटी आई हुई और उसकी ये थी कि यहाँ पे उसके साथ छुट्टी मनाना थोड़ा डिफरेंट होता है। बाहर में ये था कि एक साथ तीनों रहेंगे 24 घंटे, तो उसी वजह से फिर निकल गया। हालांकि इस दौरान में बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर मिले तमाम अलग अलग शहरों में। कुछ ने तो ये भी कहा, जिन्होंने कम्युनिटी पे पढ़ लिया था, कि आप छुट्टी पे हैं फैमिली के साथ, अब मुझे पता चला आप कहाँ हैं। तो अलग अलग शहर में उन लोगों ने वो मिले, उन्होंने अपना प्यार भी दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे। एक डॉक्टर राहुल भी मिले जो दिल्ली में ही हैं, RML में, और उनकी वाइफ, उनकी मदर इन लॉ, बड़े अच्छे लोग, उनसे अच्छी खासी बातचीत भी हुई। ऐसी बहुत सारे लोग और मिले। तो एक अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था और कहानी अचानक आ नहीं रही थी, तो वो भी मेल पढ़े, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन कई बार छुट्टियां लेनी ज़रूरी होती है ताकि आप थोड़े से रिफ़्रेश भी हो जाएं, थोड़ा फैमिली को भी वक्त दे दें। तो इस वजह से इतने दिनों तक नहीं था। लेकिन आज से वापस कहानी का सिलसिला उसी अंदाज में वापस शुरू। छुट्टियाँ ख़त्म, काम शुरू। लेकिन आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको फिर वही बता दूं कि ऐसी तमाम कहानियाँ जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, कुकू FM पर भी आता है। तो कुकू FM पर भी आप अपनी मनपसंद की कहानियाँ, चाहे वो बायोग्राफी हो, क्राइम हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांस हो, मिस्ट्री हो, तो आप सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो अपनी मनपसंद की कहानियाँ आप कुकू FM ऐप पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 4 लोग थे। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था मुन्ना लाल। ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जहाँ हथियार बनते हैं, सरकारी, लीगली, जो अलग अलग जगहों पे फोर्स में और बाकी जगह इस्तेमाल होता है, या जो लाइसेंसी गन लोग खरीदते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी एक कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो काम किया करते थे और करीब 2-3 साल पहले ही रिटायर हुए। अभी उनकी उम्र 61 साल। एक उनकी वाइफ, जिनका नाम राजदेवी, उनकी उम्र 55 साल। इसके अलावा घर में उनका एक बेटा अनूप, जिसकी उम्र करीब 31 साल, और एक बेटी जिसका नाम आकांक्षा या फिर उर्फ कोमल। कोमल की उम्र 25 साल। ये चारों एक अच्छा परिवार कानपुर के एक इलाके में रहा करता था। 2017 में मुन्ना लाल के इकलौते बेटे अनूप की शादी हुई। लेकिन इत्तेफाक से शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अनूप की वाइफ जो है, 1 हफ्ते के अंदर ही घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। इसके बाद वो आई नहीं। फिर दोनों तरफ से कोर्ट में मामला चला, कोर्ट में चलता रहा। अनूप ने कुछ और इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी पर छोड़ के जाने की। पत्नी और उसके ससुराल वालों ने, तब घर वालों ने, कुछ और इल्ज़ाम लगाया। इधर मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी दौरान जून में, इसी अभी लास्ट मंथ, अनूप की पत्नी के घर वालों ने कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि हमें, मेरी बेटी चूँकि अलग रह रही है, 50 लाख रुपए हमें कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी हुई लेकिन शादी के बाद उसका घर बसा नहीं। और उनमें से किसी ने धमकी भी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। अनूप और अनूप के पिता ने कहा कि चलो जो भी है पैसे वैसे देकर मामले को सेटल कर लेते हैं। तो अनूप के फादर भी तैयार हो गए। अब यहाँ पहली बार अनूप की जो बहन है 25 साल की, कोमल, उसे लगा कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं, 50 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। और इस इंसिडेंट से करीब साल भर पहले
कोमल जो 25 साल की हो गई है, कॉलेज तक पढ़ी, माँ बाप ने पढ़ाया और माँ बाप की इकलौती बेटी क्योंकि एक भाई। तो अब तक ज़िंदगी में उसके सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे लगा कि 50 लाख रुपए भी दे रहे हैं, सब कुछ है। बात खैर आई गई हो गई। 5-6 जुलाई की अब रात आती है, इसी मंथ की बात है, बल्कि पिछले हफ्ते की बात है। 5-6 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे अचानक कोमल और कोमल का भाई, वो नीचे सोते थे और फर्स्ट फ्लोर पे उसके माँ बाप, वो अपने भाई का दरवाज़ा पीटती है ज़ोर ज़ोर से। भाई नींद में उठता है और वो कहती है कि घर में 3 नकाबपोश घुस आए थे और अभी भी मैंने भागते हुए देखा है, और वो मम्मी पापा के कमरे से निकले। भाई बदहवास अपनी बहन के साथ ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि कमरे में माँ और बाप की लाश पड़ी है। दोनों का गला कटा हुआ था, किसी तेज धार हथियार से दोनों को मारा गया था। चारों तरफ खून फर्श पे फैला हुआ है। बदहवास भाई बहन, इन्होंने शोर मचाया, कुछ पड़ोसी आए। रात को ही पुलिस को कॉल किया गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस आई। अब घर में कोमल का भी रोना और भाई अनूप दोनों बेतहाशा रो रहे। माँ बाप की इस तरह मौत, इस बेरहमी से कत्ल। पड़ोसियों ने भी मदद की उस वक्त। अब सुबह हुई, पर भाई बहन की हालत ऐसी नहीं कि पूछताछ कर सकें। थोड़ा वक्त बीता। अब पुलिस को भी जानकारी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि घर में 4 ही लोग थे, उसमें से 2 मुर्दा हैं, 2 जिंदा बचे हुए हैं। अब पुलिस ने पूछताछ की तो अनूप ने पहले अपना बयान दिया। उसने कहा कि कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ठीक ठाक था, मैं खाना वाना खाया, लेकिन फिर रात को सोने से पहले मेरी बहन ने मुझे जूस दिया। जूस का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने पूरा जूस पिया नहीं। थोड़ा सा ही जूस पीने के बाद मुझे चक्कर सा आने लगा। फिर मैं बिस्तर पर गिर गया और मुझे लगा कि शायद मैं नींद में चला गया। उसके बाद मेरी आंख तभी खुली जब मेरी बहन ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और बताया कि घर में 3 नकाबपोश आ गए। अनूप का यह बयान दर्ज हुआ। अब कोमल की बारी थी। कोमल ने अपना बयान दिया। उसने कहा कि वो और उसकी मम्मी साथ सो रही थी, पापा अलग कमरे में सो रहे थे। लेकिन फिर रात को अचानक उसकी आंख खुली किसी आवाज़ पे। कुछ ऐसा लगा कि घर के अंदर कोई दाखिल हुआ है। तो उसने देखा तो उसकी माँ बराबर में है नहीं। अब माँ तो साथ सोती है, लेकिन उठकर गई तो उसे लगा वॉशरूम गई होगी। तो उसने कहा, वो बाहर आई, शोर, कुछ लोगों की आवाज़ भी सुनाई दी। तो उसे लगा घर में कौन है, रात को चोर तो नहीं आ गया। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने फादर के कमरे में गई तो उसने देखा कि वहाँ पे दोनों की लाश पड़ी है, खून फर्श पर है। तो वो चीखती हुई बदहवास अपने भाई के कमरे की तरफ गई और उसने वहाँ जाकर सारी बात बताई। बट उसने साथ ये भी कहा कि उसने 3 नकाबपोश को घर से भागते हुए देखा। अब पुलिस ने भाई और बहन का बयान दर्ज किया। 3 नकाबपोश की तलाश शुरू की, पड़ोसियों से पूछताछ की, पता चला किसी ने कुछ देखा नहीं। अब पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। कुछ घंटे और बीते, सब कुछ 12 घंटे में सिमट जाता है। अब पुलिस को लगा कि न पड़ोसियों ने कुछ देखा। भाई कह रहा है कि मैं रात को जूस पीता हूँ, उसके बाद चक्कर आया, मुझे कुछ उसके बाद याद नहीं। बहन कहती है 3 नकाबपोश को देखा और माँ बराबर में सो रही है और फिर माँ अचानक दूसरे कमरे में चली गई रात उठकर, ऐसा क्यों? पुलिस ने कहा चलो सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। अब पुलिस ने उस घर से जहाँ पे कोमल और उसका परिवार रहा करता था, सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो उन्होंने देखा कि इस घर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रात करीब 12:45 पर, पौने 1 बजे, एक शख्स जो अपना चेहरा मुंह को ढका हुआ था, वो बड़े चुपचाप इस घर में दाखिल होता है। उसके बाद वो करीब 1.5 घंटे तक उस घर में रहता है और फिर रात 2:15 बजे वो घर से निकलता है। सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर थी उसके हिसाब से जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे, लेकिन जब वो 2:15 बजे बाहर निकला तो उसके हाथ में एक थैला था और चेहरा ढका हुआ था और वापसी बहुत तेज कदमों से थी, आने में बड़े दबे कदमों से। अब इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को थोड़ा सा चकराया। पुलिस के हिसाब से अगर घर में 3 नकाबपोश थे तो 3 लोगों की एंट्री होनी चाहिए, बट यहाँ 1 है। तो पहला शक, क्या कोमल ने झूठ बोला? दूसरा कि क्या भाई झूठ बोल रहा है और नींद का बहाना कर रहा है कि चक्कर आ गया? पुलिस ने उस घर में उस रात जितने भी सारी चीज़ें थी, जो ग्लास यूज़ हुआ था, उन सबको भी अपने कब्जे में ले रखा था। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की।
छानबीन के दौरान घर में तलाशी भी ली, क्योंकि हथियार मिल नहीं रहा था जिससे गला काटा गया, और वो काटा गया था किसी तेजधार हथियार से। तो पुलिस को तलाशी के दौरान कमरे से कुछ कपड़े मिले जिस पे खून लगा हुआ था। पता चला ये कपड़े कोमल के। इसके बाद लेडी पुलिस आई, उसने ध्यान से जब पूछताछ की तो कोमल के दोनों हाथों पर नजर पड़ी। उसके दोनों हाथ भी जख्मी थे, ऐसा लगा कोई तेजधार हथियार उस पर लगा है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, वो सब्जी बनाते हुए कुछ हो गया था। अब पुलिस ने कहा ठीक है, बाकी उसके सारे सैंपल लिए गए। अब ये जाहिर हो रहा था कि जो खून है वो अनूप के कहीं भी बदन पे या कपड़े पे नहीं है, ना अनूप के हाथ जख्मी है, लेकिन कोमल के कपड़े भी खून के उस पर धब्बे हैं, हाथ भी उस पर कटे हुए लग रहे हैं। और फिर अनूप ने यह भी बताया कि रात जब वो सोने गया था अमूमन, तो कोमल जो उसी कपड़े में सोती थी जो वो शाम को पहना करती थी। उसने कहा जब कोमल सोने गई थी तब उसने देखा था वो कोई और कपड़े में है, जब वो 2:30 बजे उठाने आए तब वो किसी और कपड़े में है, तो अब रात को उसने कपड़े क्यों बदले? ये बयान भी पुलिस के लिए अजीब था। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो पुलिस को कोमल पे शक हुआ। पुलिस ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद अब पुलिस ने कोमल के CDR फ़ोन को लिया, रिकॉर्ड खंगाला। पता चला उस दिन उसने करीब 24 घंटे में 17 घंटे बात की, और वो 17 घंटे उसने सिर्फ 2 लोगों से बात की। उनमें से एक का नाम था रोहित और एक का नाम था राहुल उत्तम। ये अपने भारतीय सेना में, आर्मी में, और इस वक्त मिलिट्री मेडिकल बेस मुंबई में पोस्टेड है। और राहुल का छोटा भाई रोहित जो यहीं कानपुर में रहता है। अब कोई भी चौंकेगा कि एक दिन के 24 घंटे के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और उसमें 17 घंटे 2 ही लोगों से बातचीत, और वो भी जिस रात कत्ल हुआ उससे पहले। अब पुलिस ने अपनी तरफ से इन दोनों के बारे में जब खंगालना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे सारी कहानी सामने आई। इस दौरान में पुलिस ने कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ ब्लड टेस्ट की जो चीज़ें थी, बाकी जो कपड़े पे मिले और इसके हाथ पे थे कोमल के, वो सारी चीज़ें भेजी। पता चला कि ये जो दोनों मकतूल हैं माँ बाप हैं, उनके ब्लड के निशान जो है इसके कपड़े पर हैं और हाथों पर हैं। अब ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि कोमल कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है। और 17 घंटे की कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसके बाद पुलिस ने कोमल से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। जब सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो फिर कोमल के सामने जो सबूत रखे गए उसके बाद लगा कि उसका भांडा फूट गया, और उसके बाद उसने कहानी सुनाई। अच्छा, कोई अफसोस? जिन्होंने तुमको गोद लिया उन्हीं को मार दिया? क्यों कोमल, जिन्होंने तुमको पाला उन्हीं को मार दिया? कोई अफसोस है? जब मार रही थी उनसे कोई अफसोस हुआ कि नहीं? इसको कोई अफसोस नहीं। एक ऐसी कहानी जो कईयों के लिए ये होता है कि कई इंसान के औलाद नहीं होते, कई इंसान के औलाद होते हैं, बेटा होता तो बेटी नहीं होती, बेटी होता तो बेटा नहीं होता। तो चाहत होती है, किसी को बेटा है तो एक बेटी की चाहत होती है, बेटी है तो बेटे की चाहत होती है। कई ऐसे परिवार हैं इस देश में और दुनिया में जो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गोद लेते हैं बच्चों को। इस पूरी कहानी में यही गोद एक अहम रोल प्ले करता है। दरअसल मुन्ना लाल एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जैसा मैंने बताया, काम करते थे, और उनकी पत्नी, दोनों का एक बेटा था अनूप। और अनूप करीब जब बेटा पैदा हुआ उसके बाद 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद इन दोनों को कोई और औलाद हुई नहीं, और मुन्ना लाल और उनकी पत्नी ये चाहती थी, राजदेवी, कि उनको एक बेटी हो। बेटी की बड़ी हसरत थी उन दोनों को। 5 साल हुआ नहीं, उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर ये हुआ कि अब आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकते, आप दोबारा माँ बाप नहीं बन सकते। तो उनके सामने एक अंधेरा छा गया, उनको लगा कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नहीं, दोनों उदास रहने लगे। इस दौरान में मुन्ना लाल के एक छोटे भाई जिनका नाम राजशेखर, तो छोटे भाई की भी औलाद थी। इत्तेफाक से छोटे भाई को इसी दौरान जब 5 साल गुजर गए तो बल्कराम प्रकाश उनके नाम, छोटे भाई का नाम है, तो उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। इस दौरान में राम प्रकाश को ही मालूम था कि उनके भैया और भाभी बड़े उदास रहते हैं क्योंकि उन्हें एक बेटी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी हुई तो आप गोद ले लेना, उसको आप ही पालना। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी खुश हो गई, उन्होंने बड़ी दुआएं की। इत्तेफाक से राम प्रकाश के घर एक बेटी पैदा हुई।
इस बेटी को मुन्ना लाल और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया, गोद क्या लिया, अपनी ही बेटी के तौर पर अपना लिया। और ये बात अपने ख़ानदान और ज़माने से छुपा कर रखा। उन्हें ये था कि कल को बेटी को पता ना चले कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, असली माँ बाप कोई और है, हालांकि बिल्कुल सगे चाचा की बेटी है वो। लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर मन में आ जाती ये चीज़ें। तो उन्होंने ये था कि इस राज को हमेशा राज रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि कोमल दरअसल मुन्ना लाल की नहीं बल्कि उनके छोटे भाई की बेटी है। और ये राज कायम रहा, किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीता। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी ने कभी भी अपने बेटे अनूप और अपनी बेटी में फ़र्क या भेदभाव नहीं किया। दोनों को एक ही जैसी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, जो बेटे की ख्वाहिश होती, जो बेटी की होती, पूरा करते। और अपनी ही सगी औलाद की तरह कभी ये नहीं फील हुआ कि ये गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी एक बेटी की। पाला पोसा बड़ा किया। जब 23.5 साल की हुई कोमल, 2017 में उसके भाई की शादी हुई थी। शादी के बाद भाभी उसकी 1 हफ्ते के बाद लौट गई। तब भी सब कुछ ठीक था। 2021 की शुरुआत में कोमल को यह पता चल गया कि मुन्ना लाल और राज देवी उसके असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि उन्होंने गोद लिया है। और उसे यह भी पता चल गया कि वो राम नरेश यानी अपने चाचा और उनकी पत्नी की बेटी है। अब कायदे से 23.5 साल वो गुजार चुकी थी। माँ बाप ने कभी उसको ऐसा कोई एहसास भी नहीं होने दिया कि वो सगी बेटी नहीं है, गोद ली हुई है। लेकिन जब ये पता चला, और इसीलिए राज को छुपा कर रखा जाता कई बार, ताकि बच्चों के मन में कोई भाव ना आए, भेदभाव का फर्क ना आए। लेकिन उसके बाद उसके जहन में अचानक ये सवाल आना शुरू हो गया कि शायद मैं गोद ली हुई इसलिए मेरी माँ जो है और बाप दोनों भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई की ज़्यादा बातें मानते हैं, भाई की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मुझे डांटते हैं। मैं मोबाइल पे रहती तो डांटते हैं, भाई मोबाइल पे रहता तो उसे कम डांटते हैं। अब वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सोचने लगी। इस दौरान में इसी 1.5 से 2 साल पहले एक कोमल की ही मौसी का रिश्तेदार था, और उसके यहाँ मौसी के यहाँ कोई फंक्शन था। वो रिश्तेदार भी वहाँ आया, कोमल भी वहाँ गई। तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है पहली बार राहुल उत्तम से। पता चला राहुल इंडियन आर्मी में है। दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद कोमल घर आती है, राहुल भी चला जाता है। फिर दोनों इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को सर्च करते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम के ज़रिए एक दूसरे से फिर मिलते हैं। उसके बाद नंबर का एक्सचेंज होता है, क्योंकि पहली मुलाकात में ये सारी चीज़ें हुई नहीं। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन चूँकि कुछ ऐसा रिश्ता था और कुछ ऐसे संबंध थे कि कोमल को पता था कि उसकी शादी उसके घर वाले नहीं होने देंगे, बट उसे लगा था माँ बाप को मना लेंगे। और ये बात तब थी जब उसको ये राज मालूम नहीं था कि वो गोद ली हुई बेटी है। अब इस दौरान में उधर उसको राहुल से प्यार हो गया, इधर अचानक उसे अपनी सच्चाई पता चली कि मैं तो असली बेटी हूँ नहीं। फिर उसके दिमाग में ये सारी बातें आने लगी, माँ बाप शायद शादी नहीं करेंगे, भाई जो है उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। फिर उसने ये बात राहुल को बतानी शुरू की कि सुनो, मैं अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं हूँ, सगी बेटी नहीं हूँ, मैं गोद ली गई हूँ। अब यहाँ से बातें और आगे बढ़नी शुरू हुई। फिर उसने कहा कि कल को तुम्हारी शादी होगी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसमें तो तुम्हें हिस्सा मिलेगा नहीं क्योंकि तुम सगी बेटी हो नहीं। और इत्तेफाक से मुन्ना लाल ने अपने रिटायरमेंट से पहले काफ़ी संपत्ति जोड़ी थी। कहते हैं कई करोड़ रुपए के मालिक थे वो। ज़मीन जायदाद सब कुछ था, घर था, फ्लैट था, कई बीघा ज़मीन भी उन्होंने ले रखी थी सेविंग करके। तो अब कोमल को लगा कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है उसे नहीं मिलेगी बल्कि उसके भाई को मिलेगी, क्योंकि वो सगा बेटा है। इधर राहुल को भी जब उसने बताया तो राहुल को ने भी उसको और उकसाना शुरू किया। अब ये सारी कुछ 1.5 साल के दौरान हो गया। अब वो प्लान कर रही है कि कैसे करें कि प्रॉपर्टी भी सब कुछ हो जाए अपने पास, राहुल से शादी भी हो जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी दौरान ये जून का महीना आता है और कोर्ट में जो उसकी भाभी का मामला था, और उसमें कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपए मुआवजा दो क्योंकि आपने शादी करने के बाद छोड़ रखा है, और नहीं वरना धमकी दी कि मार देंगे पूरे परिवार को। अब यहाँ से 2 चीज़ें दी कोमल ने। एक वो धमकी जो उसके भाई के ससुराल वालों ने दी थी, दूसरा 50 लाख। और घर वाले मान गए। उसे लगा कि उसके पिता आराम से मान गए, भाई भी मान गया, तो इसका मतलब है काफ़ी पैसे हैं, बट ये पैसे क्यों जाए दूसरे के घर। इसी के बाद उसने जून महीने से ही लगभग 1.25 महीने तक प्लान करना शुरू किया कि ऐसा क्या करूं कि तीनों मेरे रास्ते से भी हट जाएं और सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए।
उसका इसने इसमें राहुल को शामिल किया। राहुल ने मुंबई में बैठकर अपने छोटे भाई को इस साजिश में शामिल किया, जिसका नाम रोहित है। उसने कहा तू इसकी मदद कर। उसके बाद प्लान ये हुआ कि माँ बाप का कत्ल करेंगे और अनूप यानी कि कोमल का जो भाई है उसको इस कत्ल में फंसा देंगे और फिर अनूप की भी मौत दिखा देंगे कि उसने अपने माँ बाप को मार के खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये कैसे होगा? तो तरीका ये हुआ कि बेहोशी की दवा इंतज़ाम करेंगे, तीनों को देंगे, पहले माँ बाप को मारेंगे, फिर राहुल को बेहोशी में फांसी के फंदे पे टांग देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि उसने माँ बाप को मारने के बाद खुदकुशी कर ली है। प्लान तय हो गया। इसके बाद राहुल ने बेहोशी की दवा का इंतज़ाम किया, अपने भाई रोहित को कहा कि तू इस मर्डर में जाकर शामिल हो और कोमल की मदद कर। सब कुछ होने के बाद 5 और 6 जुलाई की रात को सबसे पहले कोमल अपने माँ बाप और अपने भाई को जूस पिलाती है और उस जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर माँ बाप पूरी पी लेते हैं, वो फौरन बेहोश हो जाते हैं। बट अनूप जो कोमल का भाई है, वो जब उस जूस को पीता है तो उसे लगता है कि ये नॉर्मल टेस्ट से अलग टेस्ट है, तो 2 सिप के बाद ही वो फिर जूस छोड़ देता है और सो जाता है। इधर कोमल चेक करती है कि उसके भाई ने पूरा जूस नहीं पिया। अब उसे लगा ये क्या है, तो उसके पास प्लान ए की जगह प्लान बी भी था। अब वो बताती है पहले वहाँ रोहित को, फिर उसका राहुल को, तो कहता कोई बात नहीं। इसके बाद वही करीब रात 1:45 बजे रोहित चुपचाप घर में आता है। घर में आने के बाद कोमल से मिलता है। अच्छा, इत्तेफाक से कोमल प्यार तो करती थी राहुल से, लेकिन रोहित के साथ भी, यानी उन दोनों सगे भाइयों के साथ उसका अफेयर था। रोहित घर आता है, फिर दोनों सबसे पहले माँ बाप के कमरे में जाते हैं। वहाँ कहते हैं कि जब पहला जो तेज़ धार हथियार से वार किया अपने बाप के गर्दन पर कोमल के रोहित ने, तो जब खून निकला तो वो घबरा गया और वो लगभग चक्कर आने लगा उसे, क्योंकि वो कभी इस तरह से उसने कत्ल किया नहीं होगा। तो वो घबरा गया, घबराहट के मारे अब उससे दूसरा कत्ल नहीं हो रहा है। लेकिन कोमल इतनी पागल थी हवस में, लालच में, कि उसने देखा कि अब रोहित से नहीं हो रहा, तो उसने वो कुल्हाड़ी या गंडासा जो भी था उसने अपने हाथ में लिया और फिर खुद अपने हाथों से अपने बाप को मारा, फिर अपनी माँ को मारा। मारने के बाद अब उनका ये था कि जाना है अनूप के कमरे में और अपने भाई को भी ख़त्म करना है। लेकिन अनूप के कमरे पे ये था कि पहले आवाज़ देगी। जब इसने एक ही आवाज़ दी तो अंदर से आवाज़ आ गई कि हाँ बताओ। उसे लगा ये जाग रहा है। अब ये था कि अगर जाग रहा है तो उस पर काबू पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रोहित ठीक ठाक था। तो उसने कहा कोई नहीं। उसने सबसे पहले रोहित को घर से बाहर भगाया, फिर उसके बाद वो वापस अपने भाई के कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसने कहा 3 नकाबपोश आए और उन्होंने माँ बाप को जो भी है मारा है। उसका बाद रोहित भाग कर आता है। फिर ये पड़ोसी और बाकी लोगों के ज़रिए पुलिस तक बात जाती है और उसके बाद ये सारी कहानी जो आपको पहले बताई। तो फिलहाल कोमल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, रोहित को भी पकड़ लिया। बाद में मुंबई एक टीम भेजी गई। हालांकि वो मुंबई से इसी दौरान में गोवा पोस्टिंग हो गई थी रोहित की जो आर्मी में, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इन सबको लाया गया, इनको पुरुषों के जेल में भेजा गया दोनों भाइयों को, और कोमल को महिला वार्ड में, अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। जेल से खबर ये आई कि जब ये जेल पहुंची तो वहाँ तक इसकी कहानी उससे पहले पहुंच चुकी थी और जेल की जितनी महिला बंदी थी, इसीलिए फिर कोमल को बाद में अलग रखा गया। उन सबको बड़ा गुस्सा था कोमल पर और वो सब उसे एक ही ताना मार रही थी कि तूने जो किया है इसके बाद शायद कोई भी माँ बाप किसी को गोद लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद लिया, एक नई ज़िंदगी दी, कभी भेदभाव नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, और तुमने उसका ये सिला दिया। तो उसे बहुत ताना मारा गया, बल्कि हो सकता था उस पर हमला भी हो जाए, तो इसलिए उसको अलग सुरक्षित रखा गया। अब इस सारी कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये सारा इंसिडेंट संडे और मंडे को हुआ और उसके एक दिन बाद ही, यानी ट्यूसडे को, मुन्ना लाल और उनकी बीवी राज देवी ने कोमल के लिए एक लड़का सेलेक्ट किया था और मंगल को वो लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे और शादी की बात तय होनी थी, रिश्ता पक्का होना था। लेकिन उससे एक दिन पहले ही कोमल ने सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने और
राहुल से शादी के, बल्कि राहुल से शादी करने की अपने ही माँ बाप को, जिन्होंने बड़ी तमन्ना से उसे गोद लिया था, मौत के घाट उतार दिया। अब तीनों को ना प्रॉपर्टी मिलेगी, न शादी हो पाएगी, और शायद पूरी ज़िंदगी उनको अब जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो क्राइम इन्होंने किया है ये माफ़ी के लायक तो कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, साथ ही मानवीय पहलू से देखें तो एक माँ बाप जिसने पता नहीं उस वक्त 25 साल पहले अपने ही भाई से गोद लेकर पाला पोसा, उन्हें क्या मालूम था कि जिसे वो गोद ले रहे हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि बेटी का प्यार मिलेगा, वही बेटी उन्हें डस लेगी। ऐसी कहानियाँ कई बार झकझोर कर रख देती हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ